Good morning to everyone. Today's our topic is composition of two function and invertible function है. First we let composition of two function. इससे पहले मैंने वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया. वन एंड ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशंस एंड एग्जांपल साथ में एक्सरसाइज 1.2 भी मैंने करवा दी है. इसके बाद में कुछ एग्जांपल लिए थे. पहले वाले लेक्चर तुम लोग देख सकते हो ताकि ये वाला जो आज का टॉपिक है तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएगा. Today's our topic is composition of two function. Let A, B and C are three non-empty set. A, B और C तीन non-empty set है. Let set A, set B and set C. A, B and C are three non-empty sets. Set A, set B and set C. Let F function F define from A to B. Function F जो है सेट A से B में डिफाइन किया गया है और फंक्शन G है वो B से C में डिफाइन किया गया है. फंक्शन F डिफाइन फ्रॉम सेट A टू B, फंक्शन G डिफाइन फ्रॉम सेट B टू C. वी नो दैट फॉर द फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है उसके प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज अवेलेबल होती है. यहाँ मैंने लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग टू A. मान लीजिए x एलिमेंट है तो इसकी इमेज fx जो है वो सेट B में अवेलेबल होगी. फॉर एवरी x बिलोंग टू A देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट्स इन B सच दैट fx बिलोंग टू B. यानी x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जो है वो सेट B के अंदर अवेलेबल होगी. सिमिलरली फॉर द फंक्शन G फॉर एवरी fx बिलोंग टू G, यानी सेट B के अंदर जो एलिमेंट है वो fx के फॉर्म में लिखा गया है और उसकी भी यूनिक इमेज जो है सेट C में अवेलेबल होगी. ए यूनिक एलिमेंट इन C सच दैट G fx बिलोंग टू C. यहाँ इस एलिमेंट्स को हम लिखेंगे G fx, यानी इस fx की इमेज क्या है G fx. Thus f and G together define a function A to C, यानी f और G दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन जो है A से C में डिफाइन हो जाएगा डायरेक्ट फंक्शन. इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाय GOF, यानी A से B और B से C में f और G फंक्शन डिफाइन किए गए हैं. इन दोनों को मिला के हमारे पास Thus f and G together define a function A to C. This function is called composition of function f and G. यानी ये जो फंक्शन A to C है वो कंपोजिशन फंक्शन होगा f और G का. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं GOF डिफाइन फ्रॉम A to C. Thus we can define composition function. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन f है वो A से B में डिफाइन किया गया है और फंक्शन G B से C में डिफाइन किया गया है. लेट f डिफाइन फ्रॉम A टू B एंड फंक्शन G डिफाइन फ्रॉम B टू C. फंक्शन f है A से B में डिफाइन किया गया है, G B से C में डिफाइन किया गया है. then the function GOF, then function GOF, then function GOF x, GOF लिख लेते हैं ओनली. GOF डिफाइन फ्रॉम A to C is called composition of f and G. Composition of function f and G for every x belong to set A. सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की जो है इमेज है GOF में अवेलेबल होगी. इस कंडीशंस में हमारा फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन होगा. कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होने के लिए कुछ और भी रिमार्क्स है, कुछ कंडीशंस है उसको हमें ध्यान में रखना है. अब इसमें देखिए हमारे पास सेट A है, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज सेट B में अवेलेबल है तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा. अब सेट B का जो हमारे पास सेट A की जो रेंज आएगी, रेंज फॉर फंक्शन F, range of function f is subset of domain of G. ये कंपलसरी है तभी वो फंक्शन आगे डिफाइन होगा. यानी सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज सेट B के अंदर होगी. सेट B में इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी जो इसकी रेंज है फंक्शन f की जो रेंज बन रही है वो सेट B का कोडोमेन होनी चाहिए. सेट B क्या है, डोमेन ऑफ G, यानी रेंज ऑफ f
इज सबसेट ऑफ बी, इज सबसेट ऑफ बी, ये बी का सबसेट होनी जरूरी है, तभी हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। क्योंकि अगर इसके किसी भी एलिमेंट्स की इमेज इसके डोमेन में नहीं है तो क्या होगा, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी तरीके से अब ये देखिए फंक्शन बी जो है, बी जो है वो डोमेन है सेट बी का। तो मैंने क्या बताया है कि फंक्शन एफ, पहले सेट ए जो बन रहा है, फंक्शन एफ जो बन रहा है उसकी रेंज फंक्शन जी के डोमेन का सबसेट होनी कंपलसरी है, तभी वो फंक्शन है डिफाइन होगा। Please note down this is very important definitions for composition function. कंपोजिशन फंक्शन की जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट। सेट फंक्शन एफ जो डिफाइन किया गया है, सेट ए टू बी एंड फंक्शन जी डिफाइन किया गया है बी टू सी। हम जानते हैं कि जैसे क्लास 10th में सीबीएसई में बोर्ड में बच्चों के आंसर शीटें जाती है तो उनको एक यूनिक कोड मिलता है, उसके आधार पर ही आंसर शीट है वो आगे चेक होने के लिए जाती है। तो हम मान लेते हैं कि जो सेट ए है, लेट सेट ए इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर शीट्स, स्टूडेंट्स की आंसर शीट का सेट है। सेट बी इज रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे का जो रोल नंबर है उसके लिए सेट है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड सेट सी है वो कोड नंबर, सेट सी क्या है, कोड नंबर है, प्रत्येक आंसर शीट को जो कोड नंबर मिला है उसका सेट है। तो अब हम इसमें ये मान रहे हैं कि सेट ए को हमने क्या माना है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर शीट्स, बी है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सी है कोड नंबर। अब हम इसमें ये ले रहे हैं कि जो सेट बी है वो क्या है, एन का सबसेट है। हमें पता है कि वो नेचुरल नंबर्स में होगा, कोड नंबर भी नेचुरल नंबर में होगा। सी इज आल्सो सबसेट ऑफ एन, यानी बी एंड सी जो है सेट एन यानी नेचुरल नंबर्स के सबसेट है। इसके बाद आगे इसमें देखिए, अब मैंने क्या बताया है कि सेट फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन किया गया है, यानी फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए है जिसको रोल नंबर मिला है बी, एफ ए इक्वल टू बी। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास फंक्शन एफ, फंक्शन जी, ये है स्टूडेंट्स की आंसर शीट का सेट, आंसर शीट्स। फिर यहाँ बच्चों के रोल नंबर लिखे गए हैं और यहाँ है कोड नंबर, सेट सी के अंदर है कोड नंबर है। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। मान लीजिए हम किसी बच्चे का नाम है राम, इसका रोल नंबर 1 है, तो हम उसके रोल नंबर को रिप्लेस कर देंगे कोड नंबर से, उसको कोई यूनिक कोड हम दे देते हैं। तो सेट ए से बी, बी क्या है हमारे पास, एफ ए इक्वल टू बी, ये क्या है नेचुरल नंबर्स, ये जो है बी है नेचुरल नंबर है। किसी बच्चे का जो रोल नंबर है, प्रत्येक बच्चे का रोल नंबर हमें पता है अलग अलग होता है, 2 रोल नंबर एक बच्चे के नहीं हो सकते। राम का रोल नंबर 1, श्याम का 2, मोहन का 3, तो ये रोल नंबर प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा। उसी रोल नंबर के बेस पर उसको कोड भी दिया जाएगा, वो यूनिक होगा। मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हमने जो डिफाइन किया है, ये एक फंक्शन है और प्रत्येक एलिमेंट्स की हमारे पास यूनिक इमेज है। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जो फंक्शन एफ है ए से बी में डिफाइन किया गया है और फंक्शन जी है वो बी से सी में डिफाइन किया गया है। अगर हम किसी बच्चे को एक हमने रोल नंबर दे दिया, ये बी है वो एक बच्चे का रोल नंबर है, उस रोल नंबर को जो है फंक्शन जी से डिफाइन किया, बी रोल नंबर का सेट है और बी से सी में हमने डिफाइन किया कोड नंबर है, यानी जो स्टूडेंट्स ए था उसको कोड नंबर मिल गया सेट सी से। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया जी एफ एक्स, यानी जी ओ एफ लिख सकते हैं हम, जी ओ एफ, जी एफ एक्स फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे जी ओ एफ फ्रॉम सेट ए टू सी, यानी हम डायरेक्ट बच्चे का कोड नंबर, यानी इस फंक्शन से हमारे पास सेट, यहाँ जो फंक्शन डिफाइन हो गया जी ओ एफ, यानी ए से सी में डायरेक्ट एक फंक्शन डिफाइन हो गया। प्रत्येक, जैसे मान लीजिए राम था, राम ने हमें रोल नंबर दिया 1001, फिर हमने इसका कोड नंबर दे दिया 2016, तो राम का ये कोड नंबर क्या हो गया डायरेक्ट 2016, यानी हमें राम का डायरेक्ट कोड नंबर पता चलता है। तो ये दोनों फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बन रहा है, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया
GOF फंक्शन A to C। इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि फंक्शन क्या है। वास्तव में फंक्शन को हम एक मशीन मान सकते हैं, फंक्शन लाइक ए मशीन। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, देखिए फंक्शन को हम एक मशीन मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट x है, ये x एलिमेंट्स है, ये सब यहाँ एक हमने एक मशीन ड्रा कर दी। इस तरीके से हमने एक मशीन ड्रा कर दी। इस मशीन के लिए x क्या है, एक इनपुट है। ये क्या है, इनपुट। अब इसके अंदर से जो एलिमेंट बाहर निकल रहे हैं वो हो गई, ये हो गई मशीन f है ये। अब यहाँ जो इनपुट निकल रहा है वो एलिमेंट किस में चेंज हो गया, fx में चेंज हो गया। अब यहाँ हमने दूसरी मशीन लगाई, इस दूसरी मशीन के लिए इनपुट क्या हो गया, fx हो गया, fx इनपुट है। और इस मशीन से जो बाहर आउटपुट आ रहा है वो क्या हो गया, gfx। ये क्या है, मशीन g है। यानी फंक्शन लाइक ए मशीन, x इनपुट फॉर मशीन f, fx इज इनपुट फॉर मशीन g एंड आउटपुट फॉर g इज fx। तो a से c में हमारे पास जो डायरेक्ट एलिमेंट आ रहा है वो gfx। Thus definitions of composition function is clear. If any problem, then now after this we take some examples related to composition function. Now we take some examples related to composition function. Let function f defined from set R to R and function g also defined from R to R. R क्या है, R is set of real numbers. function fx डिफाइन किया गया है, fx equal to x square and function gx equal to 2x plus 1. अब हमें ये चेक करना है, हमें इसमें फाइंड करना है fog and gof। fog and gof हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए पहले हम निकालते हैं फंक्शन gof हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि GOF डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। GOF फंक्शन डिफाइन कब होगा, मैंने कंडीशन क्या बताई थी, कंपोजिशन फंक्शन के डिफाइन होने के लिए जो पहला सेट है उसकी रेंज दूसरे सेट की कोडोमेन होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखिए इसकी रेंज R तक है, इसमें भी R है, तो ये इसका सबसेट है। R इज सबसेट ऑफ R, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर फंक्शन GOF फंक्शन इज डिफाइन। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ range of function R, range of function f, range of function f is subset of subset of domain of function g, domain of function g, therefore GOF exit, therefore GOF exit। सिमिलरली फॉर FOG, इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, ये मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है इसकी कोड डोमेन होनी चाहिए, वो भी है। देयरफॉर एंड FOG आल्सो एग्जिट, FOG भी एग्जिट है, यानी दोनों ही फंक्शन एग्जिट करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालते हैं GOFX। तो इसके लिए हम क्या लिखा जाएगा, देखिए GOFX को हम लिखेंगे GFX। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, fx हमारे पास है x स्क्वायर, fx क्या है, x स्क्वायर। अब हमें GFX, देखिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन सेट, ये सभी रियल नंबर्स के सेट हैं, ये सभी रियल नंबर के सेट है। इसके बाद रियल नंबर्स के सेट है R से R में, ये भी R से R में। फंक्शन f R से R में डिफाइन किया गया, g भी R से R में डिफाइन किया गया है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं GFX, यानी फंक्शन g के लिए fx जो है वो डोमेन है, फिर fx की इमेज है वो GFX होगी। तो gx के लिए इमेज क्या हो गई, x स्क्वायर। तो मैंने पहले क्या किया, GOFX को लिखा GFX, तो यहाँ आ जाएगा GX स्क्वायर।
मान लीजिए यहाँ एलिमेंट था मेरे पास x, तो इसकी इमेज क्या होगी x स्क्वायर, x की इमेज क्या हो गई x स्क्वायर। अब हमारे पास है x, अगर इसके अंदर एलिमेंट x होता, g के अंदर अगर मैं एलिमेंट यहाँ पर मान लूँ मैं a लेता हूँ, तो उसकी इमेज क्या होगी 2a + 1, बट वी हैव टू फाइंड इमेज फॉर x स्क्वायर, देन a की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यानी इसकी इमेज क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर + 1। तो g x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर + 1। तो GOFX की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x स्क्वायर + 1। एंड नाउ FOGX, अब इसमें ये उल्टा हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे FGX। अब मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट्स इसके अंदर a था, फंक्शन g के अंदर एक एलिमेंट a था, तो उसकी इमेज क्या होगी, a की इमेज क्या होगी 2a + 1, यानी x की इमेज क्या हो जाएगी 2x + 1। लेकिन f के लिए इमेज क्या है x के, यानी यहाँ जो एलिमेंट है उसकी स्क्वायर है, यहाँ हम 2x + x की इमेज निकाल रहे हैं तो x स्क्वायर है, तो 2x + 1 की इमेज क्या हो जाएगी 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें देख रहे हैं कि FOGX की वैल्यू अलग आ रही है और GOFX की वैल्यू अलग आ रही है, देयरफॉर वी कैन से FOG not equal to GOF। This is very important example, please note down this. Now we take another example related to composition function. Let function f defined from set R to R given y fx equal to ax plus b for all x belong to R। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड आर कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए फंक्शन एफ ओ एफ इक्वल टू आई आर, यानी एफ ओ एफ फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन हो। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, हमें क्या गिवन है, फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। हमें फंक्शन एफ ओ एफ फाइंड करना है, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे एफ एफ एक्स, बट दिस इज गिवन आई ए, यानी एफ ओ एफ हमें आइडेंटिटी फंक्शन दिया गया है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यानी एफ ओ एफ एक्स लिखेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। अब मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एफ है, सेट आर से आर में डिफाइन किया गया, हमने दोबारा फंक्शन एफ डिफाइन किया आर से आर में, तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा एफ ओ एफ, फंक्शन है हमारे पास एफ ओ एफ। अब देखिए ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। जब भी हमें कंपोजिशन फंक्शन निकालना हो तो पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देखिए इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की रेंज है वो आर आएगी और दूसरे फंक्शन के कोडोमेन है वो भी आर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे फंक्शन पहले फंक्शन की जो रेंज है दूसरे फंक्शन के डोमेन का सबसेट है, देयरफॉर फंक्शन एफ ओ एफ इज डिफाइन। और हमें गिवन भी है एफ ओ एफ इज आइडेंटिटी, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स गिवन है, इसलिए हमें ये चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए। अब एफ एफ एक्स यानी एफ एक्स हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी ए एक्स प्लस बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, यानी हमारे पास एलिमेंट एक्स है, इसकी इमेज है ए एक्स प्लस बी। अब हमें ए एक्स प्लस बी की इमेज देखनी, वो क्या होगी ए इंटू ए एक्स प्लस बी, ये इसकी इमेज हो जाएगी। अब हम इसमें लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। अब हमें इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, यानी मैंने ये ए स्क्वायर एक्स लिखा हुआ यहाँ एक्स इनको पास में लिख लिया, यहाँ हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस 1। अब मैं बी को कॉमन लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा ए प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है कि x इज आइडेंटिटी इन x, x जो है x इज एन आइडेंटिटी इन f, x इज एन आइडेंटिटी। हमें देखा है कि x जो है फंक्शन f वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0
एंड b इंटू ए प्लस 1, ये अलग अलग जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी हमारे पास यहाँ पर a की दो वैल्यूज आ गई, a इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1, a इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1। फॉर a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, we get b into 1 plus 1 equal to 0, this implies b equal to 0, यानी a की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू 0 आ रही है। इफ a इक्वल टू माइनस 1 देन b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी b इंटू 0 बराबर 0। अगर हम b को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 है ही, मतलब b जो है b को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, लेकिन हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई में 0 है, बराबर 0 है। अब हमें पता है यहाँ कोई भी रियल नंबर लेंगे, हम 2 लें, 3 लें, 5 लें, 7 लें, चाहे रूट में लें, हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी कैन बी एनी रियल नंबर, b कैन बी एनी रियल नंबर, b की वैल्यू है कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इस प्रकार हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। a वैल्यूज क्या आई है, इफ a इक्वल टू 1, इफ a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 0, एंड इफ a इक्वल टू माइनस 1 देन b कैन बी एनी रियल नंबर, b कैन बी एनी रियल नंबर। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज नोट डाउन इट। आज की क्लास में मैंने कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है मैंने एग्जाम्पल के द्वारा। इसके अलावा 2 मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आज हम कंपोजिशन फंक्शंस के सवाल करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।